एपिसोड 51 टू 60। अध्याय 51। चलो खेलते हैं। जब मिंग ने सचिव का व्यवहार देखा तो उसने मन ही मन उपहास किया। वह समझ गई थी कि सचिव सुश्रीषी को बुलाकर क्या संकेत देना चाहती है। सचिव को आश्चर्य हुआ कि उसने कुछ नहीं कहा और अपनी नजरें उससे हटा ली, मानो उसने उसकी बात सुनी ही न हो। सचिव के चेहरे के भाव उतर गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि मिंग लीवेई के सामने अनसुना करने का नाटक करेगा। जब लीवेई ने सुना कि जीशु सचिव ने मिंग को क्या कहा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से से उसे घूर कर देखा। जीशु उसका काला चेहरा देखकर कांप उठी। लीवेई ने गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहा, श्रीमती जिन। जीशु, मैंने कहा वो श्रीमती जिन है, सुश्रीषी नहीं, इसलिए उन्हें श्रीमती जिन ही कहिए, लीवेई ने दृढ़ता से कहा। जब लीवेई ने ये कहा तो सबने सुन लिया और उसके खतरनाक व्यक्तित्व से भयभीत हो गए। वे समझ गए कि इस लड़की को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उसने बॉस को अपने वश में कर लिया था। अब से वे उसका अनादर बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने जीशु को दया भरी नजरों से देखा। आखिर सचिव होना एक बहुत ही सम्मानजनक काम है, क्योंकि वही तो है जिसे हमेशा उसकी दिनचर्या की जानकारी रहती है और वह उससे बात भी कर सकती है। ये पहली बार है जब लीवेई ने उसे इस तरह डांटा है, और वह उसे पसंद भी करती है। इस तरह डांट खाना उसके लिए बेहद अपमानजनक है। ... जब लीवेई ने उसे यह बताया तो वह एक बार फिर मिंग की ओर मुड़ी और उसे फिर से नमस्कार किया। सुप्रभात श्रीमती जिन, उन्होंने झुककर अभिवादन किया। जब उसने अभिवादन किया तो मिंग उसकी ओर मुड़ी और सिर हिलाया। उसने जवाब में अभिवादन करने की जहमत तक नहीं उठाई। भला वह ऐसा क्यों करती? वह उन लोगों से बात नहीं करती जिन्हें वह पसंद नहीं करती। नामों के अलावा यही एक चीज है जो जिया मिंग और झाओ मिंग में समान है। लीवेई ने उसके उदासीन व्यवहार को देखा और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। वह जानता था कि अगर यह बुरी मिंग होती तो वह सचिव को डांटती या उससे झगड़ा करती, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। इस तरह के लोगों से निपटने का यह एक बहुत ही शानदार तरीका था। यह सचमुच मिंग शैली जैसा था। फिर उन्होंने अपने सचिव की भी परवाह नहीं की और मिंग को अपने दफ्तर ले गए। जीशु के कुछ कहने से पहले ही उन्होंने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया, लेकिन दफ्तर में कुछ कदम ही चले थे कि अंदर बैठे व्यक्ति को देखकर वे स्तब्ध रह गए। वह शिशिनी थी। उसका चेहरा उदास हो गया, साथ ही वह घबरा भी गया। वह नहीं चाहता था कि मिंग उसे गलत समझे। उसने चिंता से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा भावहीन था। वह सामने खड़ी लड़की को सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। वह नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही है, लेकिन एक बात निश्चित थी कि वह गुस्से में थी। जब शिन्नी ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो उसने अपने कपड़े समेटे और उसका स्वागत करने के लिए उसके ऑफिस डेस्क के सामने आ गई। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने अपनी सबसे प्यारी मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया, लेकिन जब उसने उसके साथ जी मिंग को देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे के भाव रोने से भी ज्यादा बदसूरत हो गए, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला और मिंग की तरफ देखकर मुस्कुराए। उसने सोचा कि वह उसकी सौतेली बहन है और उसे अभिवादन करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही वह महिला बॉस हो, लेकिन वह उसकी बहन भी है। उसने मिंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बहन, आप लीवेई के साथ आई हैं। लेकिन जैसे ही उसे अपने ऊपर ठंडी निगाहों का एहसास हुआ, वह तुरंत जम सी गई। लीवेई उसे ठंडे चेहरे से देख रही थी। उसे पता भी नहीं चला, पर उसने उसे लीवेई कहकर पुकारा, मानो उसका उससे बहुत करीबी रिश्ता हो। मिंग ने ठंडे स्वर में लीवेई की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, लीवेई। लीवेई कुछ कह पाती उससे पहले ही मिंग बोल पड़ा, इसलिए वह शांत हो गया। वह उसके गुस्से का सामना करने के लिए तैयार था। वह शिशिनी को ऐसे देख रहा था जैसे किसी मूर्ख को देख रहा हो। वह जानता था कि मिंग उसे नहीं छोड़ेगा। शिन्नी ने शर्मिंदा होकर कहा, मेरा मतलब है सर, मेरा इरादा उन्हें नाम से पुकारने का नहीं था, लेकिन गलती से मेरे मुंह से निकल गया। यह एक गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए बहन। कृपया नाराज मत होइए, ये पूरी तरह से एक गलती थी। कृपया गलत न समझें। उसने ऐसा दिखाया जैसे ये गलती से हुआ हो, लेकिन उसने जानबूझकर मिंग को नाम लेकर बुलाया ताकि मिंग को गुस्सा आए और वह खुद उसके और पूरे दफ्तर के सामने शर्मिंदा हो जाए। मिंग चिल्लाएगा और वह पीड़ित बन जाएगी क्योंकि यह सिर्फ एक गलती थी। लेकिन मिंग उसकी मंशा को अच्छी तरह समझ गया था। मिंग ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अरे माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आखिर वो तुम्हारे जीजा हैं, इसलिए तुम्हें उनसे नजदीकी रखनी ही चाहिए।
लेकिन मैं चाहूंगी कि अब से तुम उन्हें जीजा ही कहो, क्योंकि मुझे डर है कि लोग तुम्हारे और उनके रिश्ते को गलत समझ लेंगे। वह थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, उसकी पत्नी है इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोग सोचेंगे कि तुम अपनी बहन के पति को बहका रही हो। इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा पर ही बुरा असर पड़ेगा। मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा और ऐसा लग रहा था जैसे उसे शिनी की छवि की वाकई चिंता है, इसलिए वह उसे सलाह दे रही है। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि शिनी भी हैरान रह गई। जब लीवेई ने उसकी बात सुनी तो उसके होंठ खिल उठे। उसके मुंह से निकला पति शब्द शहद जैसा मीठा लगा। उसने उसे प्यार भरी निगाहों से देखा। मिंग की बातें सुनकर शिनी गुस्से से दांत पीसने लगी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की पूरी कोशिश की। मिंग ने सोचा, हाँ, तो तुम मुझसे खेलना चाहते हो, ठीक है, तो चलो खेलते हैं। अध्याय 52 जीजाजी। क्योंकि दफ्तर का कमरा खुला था इसलिए सबने मिंग की बातें सुन ली और सब डर के मारे चौंक गए। मिंग की बात सच लग रही थी। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। ये देखकर शिनी उत्तेजित हो गई। वह हकलाने लगी और जटिल भाव से मिंग की ओर देखने लगी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। बहन, तुम क्या कह रही हो? मैंने कभी बॉस को बहकाने की कोशिश नहीं की। शिनी ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मानो वो बहने ही वाली हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हो, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू रखने की कोशिश कर रही थी और दया का नाटक करके सारा दोष मिंग पर डालना चाहती थी। और उसे जीजाजी कहने की बात, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। हाँ, एक दिन वो मेरा होगा और तब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी, कमीनी। शिनी ने मन ही मन सोचा। जब मिंग ने स्थिति को पलटने की उसकी कोशिशों को देखा तो उसने उपहास किया। फिर वह शिनी की ओर चल पड़ी। उसका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली और शालीन था, यहाँ तक कि शिनी भी एक पल के लिए चौंक गई। क्या वह वही मिंग है जो पहले थी? मिंग उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे पता है तुमने अपने जीजा को बहकाया नहीं है। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आखिर वो तुम्हारा जीजा है। उसने जानबूझकर जीजा शब्द पर जोर दिया। फिर जारी रहा, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। और पहले मैं हमेशा दावतों और बाकी सब चीजों की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इससे तुम्हें अनुभव मिलेगा और व्यापार जगत में तुम्हारे कुछ संपर्क बन जाएंगे। लेकिन जब वह रुकी तो सब उत्सुक हो गए। उसने जानबूझकर उनकी उत्सुकता बढ़ाने के लिए बोलना बंद किया था। उसने चिंतित भाव से कहा, लेकिन हाल ही में मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं कि लोग सोच रहे हैं कि तुम और लीवेई एक दूसरे को पसंद करते हो और मैं तुम दोनों के बीच आ गई। उसने व्यथित भाव से कहा। सब लोग चौंक गए। उसने जो कहा वह सही था। उन्होंने यही अनुमान लगाया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी स्पष्ट रूप से कहेगी। शिनी, बहन, आप क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अब उसके लिए खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसने लीवेई की तरफ देखा, लेकिन वह कोमल आंखों से मिंग को देख रहा था। उसने सोचा था कि वह मिंग को इतनी अभद्र भाषा बोलने के लिए फटकार लगाएगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह अपनी कोमल आंखों से उसकी ओर देख रहा था। और उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह मिंग को प्यार भरी निगाहों से कैसे देख सकता था? उसकी आंखों को अनदेखा करते हुए मिंग ने आगे कहा, मुझे पता है कि कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे लीवी पर भरोसा है। और वह मुझे छोड़कर मेरी बहन के पास क्यों जाएगा, जब वह मुझसे इतना प्यार करता है? और बस हमारी कुछ लड़ाइयों और मेरे कम पार्टियों में जाने की वजह से लोगों ने मान लिया है कि मैं अपने पति को पसंद नहीं हूं। और उससे भी बढ़कर, क्या वह तुम्हारे प्रति आकर्षित हो जाएगा? उसने उसे घूरते हुए सिर से पैर तक घूर कर देखा। उसकी यह निगाह किसी को भी आसानी से असहज कर सकती है। वह शिनी का मजाक उड़ा रही थी। हालांकि शिनी बहुत सुंदर थी, फिर भी वह मिंग से पीछे थी। पहले मिंग बहुत मेकअप करती थी, लेकिन अब उसके पहनावे में बदलाव आ गया है। वह ज्यादा शालीन हो गई है। दोनों ने एक ही रंग के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन अंतर आसानी से पहचाना जा सकता था। मिंग की बातें सुनकर लीवेई मुस्कुराया। वह समझ गया कि उसका क्या मतलब था। शिनाई खूबसूरत तो थी, लेकिन शारीरिक बनावट में मिंग का अनुपात एकदम सही था। उसके शरीर में जहां जहां उभार होना चाहिए था, वहां सही मात्रा में उभार था। ये सोचते ही उसे तौलिया वाला दृश्य याद आ गया और उसकी आंखें गहरी हो गईं और जुनून से भर गईं। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। दूसरी ओर जब शिनी ने लीवेई की हंसी देखी तो उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। पहले तो वह चाहती थी कि लीवेई उसका साथ दे और मिंग को डांटे, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह ऐसा करने के बजाय खुद भी हंस रहा था। अंडरस्कोर
दफ्तर में सबने मिंग की बातें सुन ली। महिला कर्मचारी मिंग के शिनी के साथ बर्ताव पर मुस्कुरा रही थी। वे भी उसे पसंद नहीं करती थी। वह खुद तो सिर्फ एक कर्मचारी है, लेकिन खुद को बॉस की तरह दिखाती है। लेकिन वे कभी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि लीवेई के साथ उसका कोई खास रिश्ता है। और मिंग की बातें आज लीवेई के व्यवहार से सच साबित होती दिखती हैं। और इतना ही नहीं, मिंग शिनी से ज्यादा खूबसूरत है, तो लीवेई शिनी के पास क्यों जाएगी? वे सब मन ही मन हंस पड़े। अध्याय 53 अपनी समझ के लिए प्रार्थना करें। शिनी स्तब्ध रह गई। मिंग की बातें एकदम सटीक थीं। इससे न केवल उसकी छवि खराब होगी, बल्कि मिंग को भी फायदा होगा। वह एक ऐसी दयनीय पत्नी बन जाएगी जिसकी बहन उसके पति को छीनने की कोशिश कर रही है। सबकी आलोचनात्मक निगाहें देखकर वह डर गई और फूट फूट कर रोने लगी। जब वह रोने लगी तो ऐसा लगा जैसे वह किसी सफेद कमल की तरह खिल उठी हो, और लोग नर्म पड़ने लगे, खासकर पुरुषों को शिनी पर दया आ गई। लेकिन वे बॉस के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। शिनी जानती थी कि रोकर हालात को पलटने का सबसे अच्छा हथियार है। उसने लीवेई की प्रतिक्रिया देखने के लिए ऊपर देखा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसकी निगाहें उस कमीनी जी मिंग पर टिकी हुई थीं। वह गुस्से से दांत पीसने लगी। जब जी मिंग ने उसे दयनीय ढंग से रोते देखा तो मन ही मन उसने ताना मारा। हाँ, तो अब उसने रोने का तरीका बदल दिया है। ये लड़की सचमुच सफेद कमल की तरह दिखने में माहिर है। लेकिन छोटी बच्ची, मैंने अपनी आंखों से दो दुनियाएं देखी हैं। तुम अपने सफेद कमल के नाटक से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। वह बिल्कुल उस साओली जैसी दिखती है। उसने आह भरी। मुझे लगता है कि मैं इन सफेद कमलों को लेकर कभी भाग नहीं सकता। ये दुनिया के अंत तक मेरा पीछा करेंगे। लेकिन अब कम से कम मुझे पता है कि उनसे कैसे निपटना है, और लीवेई भी मुझ पर विश्वास करता है। ये सोचते ही उसने अनजाने में पीछे मुड़कर उसे देखा। उसकी आश्वस्त निगाहों से मिलते ही उसने गहरी सांस ली। इस आदमी ने मेरे दिल में बहुत सारी भावनाएं जगा दी हैं। पता नहीं आगे और क्या होगा, लेकिन पहले मुझे अपनी प्यारी बहन से निपटना होगा। उसने अपने सामने रोती हुई शिनी को देखा और अपना हाथ बढ़ाया। शिनी को लगा कि वह उसे थप्पड़ मारेगी। वह डर गई, लेकिन अपनी जगह से हिली नहीं, क्योंकि उसकी योजना सफल होने से बस एक कदम दूर थी। एक थप्पड़ से ज्यादा दर्द नहीं होगा। अगर उसे सबकी सहानुभूति मिल जाए तो ये सब कुछ जायज है। उसने अपनी सबसे कमजोर अवस्था प्रदर्शित की। बाहर जमा हुए लोगों को भी लगा कि मिंग उसे मार डालेगा। लीवेई उदासीन था। सभी को आश्चर्य हुआ कि मिंग ने उसे मारा नहीं। इसके बजाय उसने बड़ी बहन की तरह शांति से उसके आंसू पोंछे। फिर उसने शिनी को प्यार से देखा और मुस्कुराए। सभी को समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने क्या हो रहा है। क्या मिंग ने कभी शिनी को अपनी बहन नहीं माना था? लेकिन आज उसे क्या हो गया था? वह अलग लग रही है। क्या ये इसलिए है क्योंकि वो अभी अभी कोमा से जागी है? यही वजह होगी। उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया होगा। तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूं। मैं तो बस वही कह रही हूं जो मैंने सुना है, लेकिन मैंने तुम्हें इसके लिए कभी दोषी नहीं ठहराया। तो फिर तुम मुझे ऐसा क्यों जता रही हो जैसे मैं तुम्हें दोषी ठहरा रही हूं? मिंग ने दुखी और आहत भाव से कहा। फिर उसने आगे कहा, मुझे पता है कि इन अफवाहों का सबसे ज्यादा असर तुम पर पड़ा होगा, और मैं तुम्हारी इज्जत को इसके चलते खराब नहीं करना चाहती। इसीलिए मैं यहाँ सब कुछ सुझाने आई हूँ। चिंता मत करो, बड़ी बहन यहाँ है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, और वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कोई बड़ी बहन अपनी उस बहन की देखभाल कर रही हो जिसे परेशान किया जा रहा था। शिनी ने उलझन भरे भाव से उसकी ओर देखा। क्या वह मूर्ख है? उसे अपने पति को बहकाने के लिए उसे डांटना नहीं चाहिए था, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? क्या वह मिंग है या उसकी हमशक्ल? फिर मिंग ने दफ्तर के बाहर जमा भीड़ की ओर मुड़कर कहा, मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि उसका लीवेई से कोई खास रिश्ता है, लेकिन यकीन मानिए दफ्तर में उनके बीच कर्मचारी और मालिक के रिश्ते से बढ़कर कुछ नहीं है। और दफ्तर के बाहर भी वे सिर्फ जीजा भाभी हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपने शायद अफवाहों को सच मान लिया होगा, लेकिन यकीन मानिए उनमें कोई सच्चाई नहीं है। और लीवेई मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे पता है कि वह मुझे छोड़कर कभी किसी और औरत के पास नहीं जाएगा। इसलिए कृपया शिनी को गलत न समझें। वह अभी छोटी है, इसलिए उसे खुद को संभालना नहीं आता और ये अफवाहें फैल गई हैं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि उसके साथ भेदभाव न करें। वह भी आपकी तरह जिन कॉर्पोरेशन की कर्मचारी है।
इसलिए उसके साथ निष्पक्ष व्यवहार करें, वह अपने किए की हकदार है। इसलिए उसकी गलती सुधारने में संकोच न करें। मैं आपसे समझने का अनुरोध करती हूँ। अपनी बात पूरी करते ही उन्होंने कर्मचारियों को आदरपूर्वक प्रणाम किया। सभी लोग अचंभित थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे उनके इरादे समझ गए थे। इस समय वह एक बड़ी बहन की तरह लग रही थी जो अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती है। सभी कर्मचारियों ने सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया, विशेषकर वरिष्ठ कर्मचारियों और महिलाओं ने मिंग के दर्द को महसूस किया। उनकी नज़र में मिंग अपनी बहन की प्रतिष्ठा बचाने के लिए यहाँ आई थी। भले ही वह अपने पति को बहकाने की कोशिश कर रही हो, फिर भी वह अपनी बहन के लिए आवाज उठा रही थी। मिंग के चेहरे पर दिख रहे दर्द को देखकर वे भावुक हो गए। हालांकि उनका शिनी के प्रति रवैया अलग था और उन्होंने कभी उसे डांटने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब मिंग ने खुद उसकी गलतियों को सुधारने का फैसला किया। इससे उन्हें सम्मान मिला और निष्पक्ष व्यवहार पाकर उन्हें अच्छा लगा। अब उनकी नज़रों में मिंग की प्रतिष्ठा में बहुत सुधार हुआ है। लीवेई ने भी मिंग की तरफ देखा और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। ये लड़की दिमागी खेल खेलना बखूबी जानती है, लेकिन उसे यह शी मिंग पसंद है जो पहले की तरह मूर्ख नहीं है। अध्याय 54 उसे पागल करने के लिए काफी। मिंग का बर्ताव देखकर शिनी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मिंग इस तरह से हालात को मोड़ देगी। और ये छोटी बहन क्या है? वो मुझसे बस कुछ महीने बड़ी है। मैं उसे बड़ी बहन कहती हूँ, पर वो खुद को बड़ी बहन कैसे समझ सकती है? हाँ हाँ, बस देख लो जी मिंग, मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। इस बार तो तुम मर नहीं गए, लेकिन अगली बार मैं देखूंगा कि तुम कैसे जीवित रह पाते हो। और तुम आज शी हवेली में रात के खाने पर आओगी, है ना? मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि शी परिवार की असली बेटी कौन है। शी परिवार में तुम अभिशाप के सिवा कुछ नहीं हो। मैं पिताजी से शिकायत करूंगी और देखूंगी कि कौन तुम्हें उनके प्रकोप से बचा सकता है। ये सोचते ही उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। जब मिंग ने अपना नाटक समाप्त किया तो उसने लीवेई की ओर देखा और उसे एक मासूम सी मुस्कान दी। लीवेई अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने इस महिला को कम आंका था। अचानक उनके मन में एक विचार आया। आज वह उसे काम से परिचित कराने और उसके लिए उपयुक्त पद खोजने के लिए लाए थे। लेकिन अब उन्होंने खुद उसका काम देख लिया है। उन्हें पता चल गया है कि वह कहाँ फिट बैठती है। वह उसे जनसंपर्क विभाग में पद देंगे, क्योंकि वह जानती है कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की राय को कैसे प्रभावित किया जाए और किसी की छवि को पूरी तरह से कैसे बदला जाए। वह इस क्षेत्र में बहुत अच्छा करेगी। उसने महत्वाकांक्षी निगाहों से मिंग को देखा। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसकी बेटी वाकई बहुत होशियार है। उसके बाद उसने सभी कर्मचारियों को काम पर जाने का आदेश दिया। फिर उसने शिनी की ओर मुड़कर ठंडी आवाज में कहा, किस बात का इंतजार कर रही हो? क्या तुम्हारे पास करने को काम नहीं है? जाओ और अपना काम करो। उसने शिनी को घमंडी लहजे में फटकारा। जिया शिनई ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उससे इस तरह बात करेगा। उसने गुस्से से मिंग की ओर देखा और मन ही मन सोचा, जरूर इस कमीनी की वजह से ही होगा। मैं तुझे जान से मार दूंगी कमीनी। वह गुस्से से दांत पीसते हुए अपने दफ्तर चली गई। जब मिंग ने उसके चेहरे के भाव देखे तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने उसे देखकर मुस्कुराया और मन ही मन हंसी। तुम खेलना चाहती थी, है ना? तो मेरा खेल कैसा रहा? वह हंसी और शिनी को नजरअंदाज करते हुए दफ्तर के कमरे में सोफे की ओर गई और वहां बेपरवाही से बैठ गई। शिनी के जाने के बाद लीवेई ने खुद दरवाजा बंद कर लिया। अब वह अपनी पत्नी के साथ कुछ अकेले समय बिताना चाहता था। आखिर वह पहली बार उसके दफ्तर आई थी। हालांकि वह काम के लिए आई थी, लेकिन आज वह उसकी कर्मचारी नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। तो भला वह इस मौके का फायदा क्यों न उठाता? वह भी सोफे पर गया और उसके बगल में बैठ गया। उसने उसकी धूर्त आंखों में देखा और कहा, तुम कमाल की थीं। उसने उसकी ओर देखा और उसकी प्रेम भरी निगाहों से उसकी नजरें मिलीं। वह शर्मा गई। उसके गाल लाल हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह ऐसा कैसे कह सकता है? वो तो बस उसे मुसीबत से बचा रही थी, ठीक है। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने उसकी तरफ देखा और भ्रमित होने का नाटक किया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और उलझन भरे लहजे में पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसकी उदासीनता देखकर वह मुस्कुराया। ये लड़की खेल खेलना बखूबी जानती है और अब नाटक कर रही है। उसने सोचा, तो तुम खेलना चाहती हो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। उसकी आंखों में जोश भर आया। वह उसकी ओर बढ़ा। वह उसके इस कृत्य से असमंजस में पड़ गई और उससे दूरी बनाने की कोशिश में पीछे हट गई। उसे पीछे हटते देख वह आगे बढ़ा।
ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक उसकी पीठ सोफे के कोने से नहीं लग गई और वह उस पर हावी होने के लिए उसकी ओर झुक गया। इस शर्मनाक स्थिति पर मिंग शर्म से लाल हो गई। वह उसकी भावुक आंखों को देख सकती थी। उसने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह उसके संघर्ष के बावजूद टस से मस नहीं हुआ। उसकी ताकत उसके जुनून के आगे कुछ भी नहीं थी। उसने उसकी ओर देखा और उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा था कि तुम अद्भुत हो। मैं तुम्हें कभी छोड़कर दूसरी महिलाओं के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम एकदम सही हो। ये कहते हुए उसने नीचे देखा। उसकी निगाहें उसकी छाती पर टिक गईं। उसकी निगाहें गहरी हो गईं। ऊपर से वह उसके कपड़ों से उसके सुडौल अंगों को देख सकता था। उसकी आंखों में वासना भरी हुई थी। जब मिंग ने उसकी निगाहों का पीछा किया तो वह शर्म से लाल हो गई। उसने अपने हाथों से अपनी छाती ढक ली। वह बहुत शर्मिंदा थी। यह आदमी इतनी बेबाकी से यह बात कैसे कह सकता है? उसे जरा भी शर्म नहीं है। उसने उसे फिर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ रहे। वह इतनी थक गई कि उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। लीवेई उसकी प्यारी सी शक्ल देखकर मुस्कुराए। वह दुखी थी क्योंकि वह उसे दूर नहीं धकेल पा रही थी और थकी हुई भी थी। उसके गाल लाल और गर्म हो गए थे। उसके गाल गुस्से से फूले हुए थे। वह एक छोटी सी गुस्सैल खरगोश जैसी लग रही थी। भला भला उस नन्ही खरगोश को कौन प्यार नहीं करेगा? उसकी आंखों में जुनून उमड़ रहा था। उसके शरीर में खून का प्रवाह तेज हो गया था। इस दृश्य को देखकर वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। यह दृश्य उसे और भी उत्तेजित कर रहा था। उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, यहाँ तक कि जब उसने कई महिलाओं को लगभग नग्न अवस्था में अपने सामने खड़े देखा था, तब भी नहीं, लेकिन उसका प्यारा सा गुस्से वाला चेहरा उसे दीवाना बनाने के लिए काफी था। अध्याय 55 बाधित। चेतावनी, इस अध्याय में वयस्क सामग्री शामिल है। यदि आप इसे पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप इस अध्याय को छोड़ सकते हैं। इसमें कथानक का कोई आवश्यक भाग शामिल नहीं है। ... फिर वह दोबारा उसकी ओर झुका, अपने होठों को उसके होठों के कोने से छूते हुए उसके कानों की ओर बढ़ा। इससे मिंग बेचैन हो गई। उसके प्रभुत्व के आगे उसका शरीर सुन्न पड़ रहा था। वह इस समय कोई महारानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी युवती थी जो अपने सामने मौजूद उस आकर्षक चेहरे के आकर्षण का विरोध नहीं कर पा रही थी। वह उसके कानों के पास गया और उसके कान के निचले हिस्से को हल्के से कुतरने के बाद उसे चूसने लगा। उसके मुंह से हल्की सी आह निकली। यह आह उसके लिए बेकाबू होने के लिए काफी थी। उसकी कामुकता और बढ़ गई। उसने उसकी कमर को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। उनके शरीर एक दूसरे से चिपक गए। वे इतने करीब थे कि एक दूसरे की धड़कन सुन सकते थे। लीवेई उसके कानों को कुतरता और काटता रहा। वह फिर कराह उठी। अब वह जान चुका था कि उसके कान सबसे संवेदनशील अंग हैं। अब तक वह होश खो चुकी थी। अब वह उसे धक्का देना भूल गई थी और इस भावना में पूरी तरह डूब गई थी। ये भावना इतनी प्रबल थी कि उसके पैर कांपने लगे थे। वह सोफे पर संतुलन भी नहीं बना पा रही थी और अगर लीवेई उसे पकड़े न होता तो सोफे से नीचे फिसल सकती थी। हार्मोनों का ये तीव्र प्रवाह उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब उसने पहली बार उसे अपने आप को सौंपा था तब भी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब वह हर तरह की अनुभूति का अनुभव कर रही थी। लीवेई को महसूस हुआ कि उसका शरीर कमजोर पड़ रहा है और उसकी प्रतिक्रिया देखकर वह मुस्कुराया। उसे खुशी थी कि उसके स्पर्श पर उसकी ऐसी प्रतिक्रिया हुई। फिर उसने उसके कान की लोब को चाटा। वह कांप उठी। उसने उसकी कंपकंपी महसूस की। उसका एक हाथ उसकी कमर को कसकर पकड़े हुए था और दूसरा उसके सुडौल शरीर को सहला रहा था। उसका हाथ उसकी गर्दन से कॉलेबोन तक गया और फिर वहां से उसके स्तनों तक। जब उसने उसके सुडौल और आकर्षक स्तनों को छुआ तो वह सिसक उठी। उसने उसे धक्का नहीं दिया। वह मुस्कुराया। उसने उन्हें मसलना शुरू किया, हर एक इंच को महसूस करते हुए। फिर उसने अपना हाथ नीचे की ओर उसके पेट से होते हुए उसकी जांघों तक ले गया। उसने अपने हाथों को उसकी नंगी जांघों पर फिराना शुरू कर दिया। जब उसके ठंडे हाथों ने उसकी नंगी जांघों को छुआ तो वह कांप उठी। इससे उसके शरीर के किसी हिस्से में सनसनी दौड़ गई। उसे अपने शरीर में कुछ गर्माहट महसूस हो रही थी। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी थीं। वह धीरे धीरे उसकी जांघों को सहलाते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगा। उसने अपने हाथ उसकी आसमानी नीली पोशाक के नीचे डाल दिए। जब उसके हाथ उसकी जांघों के भीतरी हिस्से को छुए तो वह कांप उठी। अब उसने अपना मुंह उसके कानों से हटाकर उसके होठों पर रखा। उसने पहले उसे धीरे से चूमा। उसके होंठ उसके होठों पर पूरी तरह से समा गए। उसने उसके नम होठों को चूसा, सारा पानी चूसते हुए, जिससे उसकी सांसें थम गईं। चुंबन और भी जोशीला हो गया।
फिर उसने अपनी जीभ उसके मुंह में डाली जिससे वह बुरी तरह कांप उठी। उसने अपनी जीभ से उसकी जीभ को चाटा। फिर वह उसे चूसने लगा, उसके मुंह के हर कोने का स्वाद चखते हुए। मिंग भी उस पल में खो गई। उसने अनजाने में ही अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और उनके बीच की दूरी कम कर दी। इससे ली वेई और भी उत्तेजित हो गया। उसने अपने हाथ उसके वस्त्रों के नीचे, उसकी स्त्रीत्व से कुछ दूरी पर सरका दिए। इससे मिंग कांप उठी। इस क्षण ली वेई का ध्यान उसके होठों से हटकर उसकी गर्दन पर केंद्रित हो गया। वह उसकी गर्दन की ओर झुका, उसे चाटने लगा और चूसने लगा। उसने उसे काटा भी, जिससे उसके शरीर पर निशान पड़ गए। मिंग दर्द से कराह उठी और उसके बालों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब वह एक हाथ से उसके बाल पकड़े हुए थी और दूसरा हाथ उसके कंधे पर था। जैसे ही उसने उसे काटा, उसने उसके बालों और कंधों पर अपनी पकड़ और कस ली। उसके नाखून उसके कंधे में धंस रहे थे, लेकिन उसे अपने शरीर में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके शरीर का केवल एक हिस्सा दर्द से तड़प रहा था, जो उसे पुकार रहा था। फिर उसने उस जगह को चाटा जहां उसने काटा था और अपनी जीभ से उसे सहलाने की कोशिश की। वह शांत हो गई। उसकी जीभ की ठंडक उसके शरीर में समा गई। उसे महसूस हुआ कि वह सुन्न और कमजोर हो रही है। उसने अपना बचाव करना छोड़ दिया। वह उसकी कॉलरबोन पर सरक जाता है और उसे चूसने और चाटने लगता है। उसके हाथ उसकी जांघों के भीतरी हिस्से पर भी चल रहे थे, जिससे वह बीच बीच में आहें भर रही थी। वह उसके स्तन की ओर बढ़ रहा था, रास्ते में हर हिस्से को चाटता हुआ जा रहा था और उसके हाथ भी ऊपर की ओर उसकी स्त्रीत्व की ओर बढ़ रहे थे। दोनों ही जुनून की आग में जल रहे थे। जैसे ही उसके हाथ उसके स्त्रीत्व को छूने वाले थे और उसका मुंह उसके स्तन की ओर बढ़ने वाला था, उसी क्षण दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अपने हाथ हवा में रोक लिए और अपना मुंह ठीक उसके सीने के ऊपर रख दिया। गुस्से से उसने अपने दांत भींच लिए। इस समय कौन उसे टोकने की हिम्मत करेगा? अध्याय 56। उसे नियंत्रित करने वाला कोई व्यक्ति। दस्तक दस्तक। जब ली वेई ने दस्तक सुनी तो उसके हाथ बीच में ही रुक गए। उसने मन ही मन बड़बड़ाया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और आगे बढ़ना चाहा। तभी मिंग अचानक अपनी तंद्रा से जाग उठी। जब उसे एहसास हुआ कि वे क्या कर रहे हैं, तो उसने अचानक उसे धक्का दे दिया। वह उसके आलिंगन से झटक कर निकली और सोफे से उठ खड़ी हुई। फिर उसने अविश्वास भरी नजरों से उसकी ओर देखा। जब वह खड़ी हुई तो ली वेई ने गुस्से से दरवाजे की ओर देखा। वह बहुत गुस्से में था। वह लगभग पहुंच ही गया था और उसने उसे धक्का भी नहीं दिया, लेकिन दरवाजे के बाहर खड़े व्यक्ति की वजह से उसकी पूरी योजना बर्बाद हो गई। वह इतना गुस्से में था कि बाहर खड़े व्यक्ति को जान से मार सकता था। वह उठा और मिंग के कपड़े ठीक करने में उसकी मदद की। मिंग ने उसे घूर कर देखा, लेकिन उसने उसकी नजरों को अनसुना करते हुए उसके कपड़े ठीक किए। फिर वह उसके होठों की ओर बढ़ा और अपने अंगूठे से उन्हें सहलाते हुए फैली हुई लिपस्टिक को साफ करने लगा। मिंग ने अपना हाथ पटका और अपना चेहरा साफ करने के लिए बाथरूम में चली गई। उसने अपने चेहरे पर हथेलियां रख ली, जो टमाटर की तरह लाल और सूरज की तरह गर्म था। असहनीय गर्मी थी। वह उसे धोकर ठंडा करना चाहती थी। जब ली वेई ने उसे बाथरूम की ओर दौड़ते देखा तो वह मुस्कुराया। फिर उसने अपने हाथों की ओर देखा, जो लगभग वहां पहुंच ही गए थे। फिर उसने आह भरी। तभी उसे दरवाजे पर दोबारा दस्तक सुनाई दी। उसने गुस्से से दरवाजे की ओर देखा और बड़े बड़े कदमों से दरवाजे की ओर चल पड़ा। उम्मीद है कोई जरूरी बात होगी, वरना। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने अपने निजी सहायक गू शाओ को वहां मुस्कुराते हुए खड़ा देखा। लेकिन जब उसने ली वेई का ठंडा और गुस्से वाला चेहरा देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। ली वेई, क्या बात है? उसने गुस्से से पूछा। गू शाओ, अहम सर, मुझे मैडम के आत्महत्या मामले के बारे में पता चला है, उसने हकलाते हुए कहा। ली वेई ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जैसे ही वह और कुछ पूछने वाला था, उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। यह मिंग थी। वह बाथरूम से बाहर आए और उसने उसे दरवाजे पर किसी से बात करते हुए पाया। उसने पूछा, ये कौन है? अरे, ये तो गू शाओ है। ये मुझे आज का मेरा शेड्यूल बताने आया था। ली वेई ने सीधे सीधे झूठ बोला। फिर उसने गू शाओ की ओर मुड़कर उससे कहा कि बैठकें कल तक के लिए स्थगित कर दी जाएं। आज वह अपनी महिला बॉस को कार्यालय दिखाएगा। अंडरस्को। फिर उसके जवाब का इंतजार किए बिना उसने दरवाजा बंद कर दिया। फिर वह मिंग की ओर बढ़ा। उसने पीछे से कमर पकड़कर उसे गले लगा लिया। वह हिली नहीं, उसे गले लगाने दिया। क्या हमें जारी रखना चाहिए? उसने चंचल स्वर में पूछा। वह शर्मा गई और उसे धक्का देकर दूर कर दिया। फिर वह सोफे पर बैठ गई और बोली, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, रोमांस के लिए नहीं।
और मैं आपके काम में दखल नहीं देना चाहती, इसलिए आप अपनी मीटिंग्स कीजिए। तब तक मैं यहीं आपका इंतजार करूंगी। उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या मैं आज नहीं जा सकता? और मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी का इंतजाम कर सकता हूं, और तुम्हें भी काम के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है ना? उसने मासूम आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहा। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। नहीं श्रीमान जिन, आप बॉस हैं। आप अपना काम कम करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? जाए और अपना काम कीजिए। मैं ठीक हूं और मैं अपने आसपास देख सकती हूं। उसने उनकी गहरी काली आंखों में देखते हुए कहा। फिर वह अनिच्छा से एक मीटिंग में जाने के लिए उठा। उसने गू शाओ को उसे आसपास घुमाने का निर्देश दिया। मिंग, क्या उन्हें किसी मीटिंग में नहीं जाना है? मैं खुद जा सकता हूं। मैं बच्चा नहीं हूं। ली वेई, बैठक उसके बिना भी हो सकती है, लेकिन तुम नहीं। और तुम यहाँ पहली बार आए हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि और लोग तुम्हें गलत समझें और तुम्हारा अपमान करें। इसलिए उसे अपने साथ जाने दो। मिंग ने आह भरी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं लोगों को अपना अपमान करने दूंगा? क्या तुम मुझे ठीक से नहीं जानते? मैं अकेला जाऊंगा और वह तुम्हारे साथ मीटिंग में जाएगा। बस बात पक्की है। अब कोई चर्चा नहीं। उसकी हठधर्मिता देखकर लीवेई ने आह भरी और अनिच्छा से सिर हिलाया। ये सारी चर्चा उनके दफ्तर के बाहर हुई, जहां सबने इसे देखा। सब लोग मुंह खोले रह गए। अंडरस्को, वहां मौजूद गू शाओ ने भी मिंग को आदरपूर्वक देखा। आखिरकार बॉस को काबू में रखने वाला कोई मिल ही गया। वह मन ही मन मुस्कुराया। अध्याय 57 वैश्विक मनोरंजन संपादित। अपनी बातचीत के बाद लीवेई विदेशी निवेशकों के साथ अपनी बैठक के लिए रवाना हो गए। जिन कॉरपोरेशन एक विशाल समूह है। मनोरंजन उद्योग पर इसका काफी प्रभाव है। जिन कॉरपोरेशन के अधीन कई अभिनेता काम करते हैं और वे सभी बेहद प्रसिद्ध और सफल हैं, यहां तक कि जिन लियांग भी। जिन कॉरपोरेशन ने कई फिल्मों में निवेश किया है और वे सभी ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं। और जिन लीवेई को मनोरंजन उद्योग का बादशाह कहा जाता था। हालांकि शुरुआत में इसका संबंध मनोरंजन उद्योग से नहीं था, लेकिन जब इसके भाई जिन लियांग ने मनोरंजन उद्योग में कदम रखा तो इसने अपना दायरा भी बढ़ा लिया। और यह अब तक के सभी कार्यों में सबसे सफल साबित हुआ। इस तरह जिन कॉरपोरेशंस ने अपनी मनोरंजन कंपनी ग्लोबल वर्ल्ड को विशेष महत्व देना शुरू कर दिया। ये कंपनी विशेष रूप से मनोरंजन उद्योग के कार्यों के प्रबंधन के लिए बनाई गई थी। लीवेई के जाने के बाद मिंग भी दफ्तर का जायजा लेने निकल गया। करीब 12 बज रहे थे और सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। हालांकि मिंग को हर कोई नहीं जानता था, लेकिन सुबह की घटना पूरे दफ्तर में आग की तरह फैल गई थी। जब शिन्नी अपने दफ्तर पहुंची तो उसने भी लोगों को गपशप करते देखा, लेकिन शिन्नी के अंदर आते ही वे चुप हो गए। उसने उन्हें अनसुना कर अपने दफ्तर में चली गई, और यह खबर कि लेडी बॉस विभागों का जायजा लेने जाएंगी, आग की तरह फैल गई। हर कोई अपने डेस्क और काम को साफ करने में जुट गया। यहां तक कि हेड मैनेजर भी मिंग का स्वागत करने के लिए आगे आ गए। वे हर चीज पर नजर रख रहे थे। वे सीईओ के गुस्से का सामना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि गू शाओ ने मिंग के आने की सूचना दी थी और उनका सम्मानपूर्वक स्वागत करने को कहा था। हर कोई उनकी अहमियत समझ गया था। वे उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। जब भी मिंग किसी विभाग में जाती तो वहां का हेड मैनेजर उसका स्वागत करने आ जाता, उसे बैठने के लिए जगह देता और साथ ही पेय और नाश्ता भी देता। वह अचंभित रह गई। वह तो बस घूमना फिरना चाहती थी, लेकिन यह वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। अपनी सैर के अंत में वह थक चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि वह ये सब नहीं संभाल सकती। अगर वह यहाँ काम करती रही तो उसे चैन नहीं मिलेगा। कोई उसे काम देने की हिम्मत नहीं करेगा। वह जनसंपर्क विभाग के सामने से गुजरी, लेकिन वह अंदर जाकर शिन्नी को दोबारा नहीं देखना चाहती थी। इसलिए अपना चक्कर पूरा करने के बाद वह सीधे उसके कार्यालय की ओर चली गई। ... जब वह दफ्तर गई तो सचिव ने उसके लिए दरवाजा खोला। अब वह उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसे पसंद करती है। जब वह दफ्तर पहुंची तो उसने मेज पर रखी एक पत्रिका पढ़ना शुरू किया। पत्रिका के कवर पर जिन चेन की तस्वीर थी। पढ़ते पढ़ते उसे वैश्विक जगत और मनोरंजन उद्योग के बारे में जानकारी मिली। ये काम उसे मनोरंजक लगा। जिन कॉरपोरेशन में काम करने की तुलना में उसे इसमें ज्यादा दिलचस्पी थी। कुछ देर पढ़ने के बाद उसे थकान महसूस हुई और वह सोफे पर सो गई। मीटिंग खत्म होने पर लीवेई सीधे अपने ऑफिस में आया, जहां उसे पता चला कि वह वापस ऑफिस में आ गई है। वह गू शाओ के साथ ऑफिस में दाखिल हुआ, लेकिन अचानक रुक गया। उसने देखा कि वह सोफे पर सो रही है।
उसने गु शाओ को जाने का इशारा किया। फिर वह उसकी ओर बढ़ा, उसने उसका सोता हुआ चेहरा देखा। वह इतना मासूम और सुंदर लग रहा था कि उसे चूमने की तीव्र इच्छा हुई। लेकिन वह बिना ढके सो रही थी। उसने अपने शरीर को गेंद की तरह समेट लिया था। लीवेई एक कंबल लाया और उसे अच्छे से उड़ा दिया। फिर उसने उसके चेहरे को सहलाया और उसे चूमने के लिए नीचे झुका। उसने उसके होठों पर एक हल्की सी चुंबन दी और उसे प्यार भरी निगाहों से देखा। फिर वह बाहर गया और उन्हें शोर न मचाने और उन्हें परेशान न करने का आदेश दिया। सब लोग अंडस को। फिर वह अपनी डेस्क पर गया और यथासंभव कम शोर करते हुए अपना काम जारी रखा। अध्याय 58 बस एक मौका। जब मिन की नींद खुली तो उसने देखा कि वह सो गई थी और लीवेई भी वापस आ गया है। उसने कंबल समेटा और उसके ऑफिस डेस्क की ओर चली गई। जब लीवेई ने उसकी हलचल महसूस की तो उसने ऊपर देखा। उसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए पूछा, क्या तुम अच्छे से सोई? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं कितनी देर सोती रही? उसने उससे पूछा। उसने उसकी तरफ देखा और कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, मुझे लगता है कि 2 घंटे हो गए हैं। उसने बेपरवाही से कहा, क्या तुम्हें मुझे जगा देना चाहिए था? दोपहर के खाने का समय बीत चुका है। क्या तुमने कुछ खाया? उसने चिंता से पूछा। वह दफ्तर देखने और काम करने आई थी, लेकिन सो गई। कितना निराशाजनक। ये शरीर इतना कमजोर है कि आजकल आसानी से सो जाता है। पता नहीं 3 महीने कोमा में रहने की वजह से ऐसा हो रहा है या नहीं, उसने मन ही मन सोचा। लीवेई ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा। उसकी मुस्कान देखकर वह शर्म से लाल हो गई। यह आदमी इतना आकर्षक है कि उसे संभालना मुश्किल है। तो चलिए कुछ ऑर्डर करते हैं और यहीं खा लेते हैं। लीवेई ने सिर हिलाया और अपने सचिव को फोन करके उनके लिए 2 लंच बॉक्स और उसके लिए फ्लेवर्ड दही मंगवाया। वह जानता था कि उसे फ्लेवर्ड दही खाना पसंद है। मिंग ने दही ऑर्डर करते समय मुस्कुराया। कुछ देर बाद सचिव अपने हाथों में लंच बॉक्स और दही लेकर आए। उन्हें कॉफी टेबल पर रखकर वह वापस चली गई। वे दोनों सोफे पर चले गए। लीवेई ने मिंग के लिए लंच बॉक्स खोला और उसे दे दिया। उसके इस छोटे से इशारे से मिंग के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। इस भाव से उसका दिल खुश हो गया। खाना खाते खाते मिंग कुछ सोच में पड़ गई और खाना बंद कर दिया। लीवेई ने उसके गंभीर चेहरे को देखकर पूछा, क्या हुआ? उसकी आवाज सुनकर मिंग अपनी तंद्रा से बाहर आए और बोली, कुछ नहीं। उसने बेपरवाही से कहा और फिर खाना खाने लगी। लीवेई ने भी उसे कुछ बोलने के लिए मजबूर नहीं किया। मिंग कार में बैठे बैठे अपने सिरदर्द के बारे में सोच रही थी। उसने इस बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन उसे एक आवाज सुनाई दी। और वह आवाज उसकी लग रही थी। पर उसे उसकी आवाज क्यों सुनाई दे रही थी? और वह आवाज इतनी कोमल क्यों थी? उसने उससे कभी इस तरह बात नहीं की थी। उससे भी बढ़कर वह एक अलग ही दुनिया में थी और उस दुनिया का झाओ मिंग तो मर चुका होना चाहिए था। पर मुझे ऐसी आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं? वह सोच रही थी कि क्या यह उसका भ्रम था या उसने उसकी आवाज सुनी थी। जब उसने लीवेई की आवाज सुनी तो उसने उसकी ओर देखा और अपने विचारों को झटक कर खाना जारी रखा। जी राजवंश। पूर्णिमा आने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और उसमें जागने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। डॉक्टर रोजाना उसकी जांच करने आ रहे हैं, लेकिन उसकी हालत पहले जैसी ही है। जी चेंग अधीर हो रहा था। वह महारानी का पद किसी और को नहीं देना चाहता था, लेकिन महारानी मां ने उसे अंतिम चेतावनी दे दी थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता था। वह चाहता था कि महारानी जाग उठे और उसका नाम ले। वह ये जानना चाहता था कि उसने उससे कभी नफरत नहीं की। वह बस एक मौका चाहता था ताकि सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं। वह अतीत के बारे में सोचने लगा। जब उसने उसे पहली बार देखा था, वह उसके पिता के साथ महल आई थी। उस समय वह केवल 10 वर्ष की थी और वह 15 वर्ष का था। जब उसने उसे बगीचे में देखा तो वह महल में ताजगी की एक नई लहर की तरह आई। वह भूली थी, महल के उन धूर्त लोगों की तरह नहीं। वह बगीचे में एक तितली के साथ खेल रही थी और खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। जब उसने उसकी मुस्कान देखी तो वह भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उस समय वह बहुत खुश लग रही थी, लेकिन महल में आने के बाद से उसकी खुशी, उसकी मुस्कान गायब हो गई है। यह उसके लिए एक पिंजरे की तरह है जो उसे अपने पंख फैलाकर उड़ने नहीं देता। वही उसके दुख और दर्द का कारण है। अब जब वह इस बारे में सोचता है तो उसे उस लड़की के लिए बुरा लगता है। हालांकि यह उसके दादाजी की मर्जी थी, पर उसने कभी उससे नफरत नहीं की।
दरअसल वह पहली लड़की थी जिसमें उसकी दिलचस्पी थी और जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वह आसपास नहीं होगा तो उसकी माँ अपना जीवन नरक बना लेगी। शादी के कुछ ही समय बाद वह युद्ध में चला गया और वह पीछे रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ उसे इस हद तक सताएगी कि वह मुस्कुराना ही भूल जाएगी। और जब उसने वैवाहिक गठबंधन के लिए शियाओली से शादी की तो उसने कभी नहीं सोचा था कि इससे उसे और भी ज्यादा दुख होगा। वह उसे कभी समझ नहीं पाया। वह उसकी रक्षा करने में असफल रहा और उसे कभी उससे ये सब कहने का मौका ही नहीं मिला। उसने आह भरी। अध्याय 59। मैं वैश्विक स्तर पर जाना चाहता हूँ। दोपहर का खाना देर से खाने के बाद वे चाय पीने बैठ गए। चाय पीते हुए लिवेई ने बेपरवाही से पूछा, तो ऑफिस का दौरा कैसा रहा? मिंग, अच्छा था। और जानते हो क्या, मैं तो बस यूं ही घूमना फिरना चाहती थी, लेकिन जहां भी गई सबने मुझे किसी बड़े आदमी की तरह समझा। ये सब तुम्हारी ही देन है ना? उसने शक भरी निगाहों से उसे देखा। लीवे, हम आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके आदेशानुसार बैठक में गया था। और क्या ये गलत है कि वे अपनी महिला बॉस को विशेष सम्मान दें? उसने बेपरवाही से कहा। यह देखकर मिंग मुस्कुराए। वह इस आदमी से बहस नहीं कर सकती। फिर लीवेई ने कहा, मैं सोच रहा था कि अगर तुम काम करना चाहते हो तो जनसंपर्क में जा सकते हो। तुम्हारी डिग्री भी इसके लिए उपयुक्त है और इसके अलावा मैंने सुबह तुम्हारी प्रतिभा देखी। तुम आसानी से नेटिजन्स की राय को प्रभावित कर सकते हो। अपनी बात पूरी करते हुए वह मुस्कुराया। मिंग ने उसे घूर कर देखा। उसका गुस्सा देखकर उसने हार मानकर हाथ ऊपर उठा लिए। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। मिंग कुछ देर तक चुप रहा। उसे काफी देर तक चुप देखकर वह उसकी ओर मुड़ा। उसका सिर शर्मिंदगी से नीचे झुका हुआ था। उसने पूछा, क्या हुआ? उसने अपना कप मेज पर रखा, उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखा। हिम्मत जुटाकर उसने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर मैं कहूं कि मैं जनसंपर्क में काम नहीं करना चाहती, तो क्या आप मुझे डांटेंगे? उसने झिझकते हुए पूछा। उसे अपने अतीत से पता था कि जब वह शिशिनई के प्रति अपनी नफरत जाहिर करती है तो लिवेई को वह पसंद नहीं आती। लिवेई ने उसकी ओर भौहें उठाईं। वह किसी तरह समझ गया था कि वह जनसंपर्क विभाग में काम क्यों नहीं करना चाहती। क्योंकि जनसंपर्क विभाग में उसे शिशिनई से नियमित रूप से मिलना पड़ता और वह बिना किसी वैध कारण के उसे नौकरी से निकाल भी नहीं सकता था या देश से बाहर भी नहीं भेज सकता था। उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में झिझक देखकर उसका दिल पिघल गया। कुछ देर रुककर उसने कहा, अगर तुम वहां काम नहीं करना चाहती तो मत करो। लेकिन तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा। वह हंसा और प्यार से उसके बालों को सहलाया। तो क्या तुमने कहीं जाने का मन बना लिया है? उसने प्यार से पूछा। उनकी बातों से उसे कुछ आत्मविश्वास मिला। उसने सिर उठाकर उनकी ओर देखा, फिर अपनी उंगली उस पत्रिका की ओर इशारा करते हुए बोली, मैं वहां काम करना चाहती थी। उस दिन लिया गेगे ने मुझे मनोरंजन जगत के बारे में बहुत कुछ बताया था और मुझे वह काफी रोचक लगा। लेकिन आज मैंने ये पत्रिका पढ़ी और जितना पढ़ती गई उतनी ही इसमें मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। ये कहते हुए उसकी आंखें एक पिल्ले की तरह खुशी से चमक रही थीं, जिसे अभी अभी खाना मिला हो। लेकिन उसका ध्यान गेगे शब्द पर था। जब से वे एक दूसरे को प्यार से गेगे कहने लगे थे तब से उसने उसे अपने चिड़चिड़े अंदाज में देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसने फिर पूछा, तुम्हें क्या लगता है? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। उसके चेहरे के भाव इतने कोमल थे कि वह कुछ कह ही नहीं पाया। उसने सोचा, मैं उससे बाद में निपट लूंगा। फिर उसने कहा, क्या तुम ग्लोबल वर्ल्ड जाना चाहती हो? वहां जनसंपर्क विभाग भी है। तुम वहां जाकर जनसंपर्क विभाग में काम कर सकती हो। अगर तुम वहां जाना चाहती हो तो तुम्हें जाना चाहिए। मैं गुशाओ से तुम्हारे लिए एक पद दिलवा दूंगा। उसने यह बात बेपरवाही से कही। लेकिन बात यह है कि मैं वहां ज्यादा नहीं रहूंगा। मैं ज्यादातर जिन कॉर्पोरेशन में ही रहूंगा और ग्लोबल वर्ल्ड हमारी मनोरंजन कंपनी है। ये कहते हुए उन्होंने उसकी आंखों में देखा। मिंग ने उसे गौर से देखा। लीवे, मुझे पता है यह अजीब लग सकता है, लेकिन मैं यहाँ काम नहीं करना चाहती क्योंकि एक तो शिनी है और दूसरा मैं सिर्फ श्रीमती जिन के नाम से नहीं जानी जाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरा काम मेरी हैसियत से ज्यादा बोले और मैं अपनी हैसियत खुद बना सकती हूँ। मुझे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस उपाधि की जरूरत नहीं है। उसने आत्मविश्वास से उसकी ओर देखा। लीवेई ने उसकी ओर भौहें चढ़ाकर देखा। यह पहली बार था जब उसने उससे सुना था कि वह श्रीमती जिन की उपाधि का उपयोग नहीं करना चाहती।
तो फिर तुम क्या करने की योजना बना रही हो? हिम्मत जुटाकर उसने कहा, मैं ग्लोबल वर्ल्ड के जनसंपर्क विभाग में आवेदन करना चाहती हूँ। मैंने देखा कि वहाँ जनसंपर्क में एक पद खाली है। मैं वहाँ जी मिंग के नाम से साक्षात्कार देना चाहती हूँ, श्रीमती जिन के नाम से नहीं। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे सामने तो सम्मानपूर्वक व्यवहार करें, लेकिन पीठ पीछे मेरी बुराई करें। किसने तुम्हारी आलोचना करने की हिम्मत की? वह गुस्से से आग बबूला हो गया। वह समझ गया था कि वह क्या कहना चाहती है, लेकिन वह नहीं चाहता था कि लोग उसके बारे में कुछ भी बुरा कहें। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। मैं बस एक इंटरव्यू देना चाहती हूँ और अपनी काबिलियत से उसे पास करना चाहती हूँ। अगर नहीं हुआ तो कहीं और कोशिश करूंगी, लेकिन मैं अपनी काबिलियत के दम पर नौकरी पाना चाहती हूँ, चाहे ग्लोबल वर्ल्ड में हो या कहीं और। इस बार वह दृढ़ निश्चयी थी। वह सिर्फ किसी की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती थी, बल्कि इस दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहती थी। वह अपने अतीत से तंग आ चुकी थी, जहां वह सिर्फ महारानी बनकर रह गई थी और कुछ नहीं। उसे यह उपाधि सम्राट से शादी के कारण मिली थी, लेकिन वह वैसी ही नहीं रहना चाहती थी। इस बार वह दृढ़ निश्चयी थी कि वह अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग नई चीजें सीखने और इस दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए करेगी। अध्याय 60 समर्थन होना बुरा नहीं है। जब लीवेई ने उसकी बातें सुनी तो उसने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। यह पहली बार था जब उसने कुछ करने की बात कही थी। वह हमेशा सोचता था कि अपनी डिग्री का उपयोग न करना उसके ज्ञान की बर्बादी है। पहले भी उसने उसे कंपनी में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह चाहता था कि वह पहले इंटर्नशिप करे। इस तरह वह और सीख सकती थी और समय के साथ आत्मनिर्भर बन सकती थी। लेकिन उस समय उसने विरोध करते हुए कहा कि वह मालकिन है तो उसे कर्मचारी के रूप में शुरुआत क्यों करनी चाहिए, और वह भी जी शिनई के अधीन। उस समय उनकी बातचीत झगड़े में बदल गई और इसी वजह से वह एक हफ्ते तक घर नहीं लौटा। लेकिन अब वह खुद शुरू से काम करने की बात कर रही थी, और वह भी श्रीमती जिन के रूप में अपना नाम इस्तेमाल किए बिना। वह हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मिंग, तुम्हें अपनी यादें वापस मिल गई हैं, है ना? उसके अचानक पूछे गए सवाल ने उसे चौंका दिया। उसे समझ नहीं आया कि उसने ये सवाल क्यों पूछा। उसने उसकी ओर देखा और सावधानी से पूछा, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जब हमने इस विषय पर पहले बात की थी, तब आपने कहा था कि आप अपनी ही कंपनी में इंटर्न के रूप में काम क्यों करेगी। आप मालकिन हैं, यह आपकी कंपनी है, तो आप निचले स्तर से शुरुआत क्यों करेगी? ये आपके ही शब्द हैं। क्या आपको याद नहीं है? उसने संदेह भरी नजरों से पूछा। उसने उलझन भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। वह सोच रहा था कि क्या कोमा किसी के व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है। अगर करता है तो यह अच्छी बात है कि इसका असर उस पर हुआ, क्योंकि यह अच्छे के लिए है। मिंग उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने अपने दिमाग में उस घटना को याद करने की कोशिश की जब बातचीत के बाद उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। हालांकि इसे बातचीत कहना उचित नहीं होगा, तकनीकी रूप से यह एक झगड़ा ही था। वह सोच रही थी, मुझे ऐसे शरीर में क्यों आना पड़ा जो मुझसे बिल्कुल विपरीत है। वह बोलने से पहले दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती। अपनी प्रतिष्ठा को फिर से संवारने में बहुत समय लगेगा। इस लड़की ने खुद को बर्बाद कर लिया है। फिर उसने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे याद है, लेकिन आप जानते हैं, लंबे समय तक कोमा में रहने के बाद मेरी सोच बदल गई। मैंने सोचा कि मैंने इस जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। लोग मुझे श्रीमती जिन के नाम से जानते थे, लेकिन वे हमेशा मेरी पीठ पीछे बुराई करते थे। लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसके लिए लोग मुझे मेरे नाम से जाने, न कि आपकी पत्नी के रूप में। जब वह बोली तो उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने उन आंखों में देखा और पल भर के लिए खो गया। ये लड़की बहुत बदल गई है। उसने आह भरी। ठीक है, अगर तुम इस तरह से करना चाहती हो तो चलो इसी तरह करते हैं। उसने मुस्कुराते हुए और अपनी बाहों से उसके कंधों को पकड़ते हुए कहा। उसने उसे अपने करीब खींचा और प्यार भरी निगाहों से उसे देखा। फिर अचानक मिंग उसकी पकड़ से छूटकर बोली, और मैंने देखा कि मुझे बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब, उन्हें पता है कि आप शादीशुदा हैं, लेकिन किससे? इसलिए ग्लोबल वर्ल्ड में काम करते हुए मैं इसे गुप्त रखना चाहती हूँ। आप इसे गुप्त रखना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि मैं खुद को इतना सक्षम बनाना चाहती हूँ कि कोई यह न कह सके कि मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ, या कम से कम मैं आत्मविश्वास से तुम्हारे साथ खड़ी रह सकूं। उसने बिना पलक झपकाए कहा। और उस मुकाम तक पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगेगा? क्या तुम हमेशा अविवाहित होने का नाटक करना चाहती हो? उसने गुस्से भरी नजरों से उसकी ओर देखा। उसे पता है कि वह नाराज है।
भला कौन अपनी पत्नी को अविवाहित रहते हुए यूं ही घूमने देगा। इससे लड़कों के उस पर लाइन मारने की संभावना बढ़ जाएगी, और अब वह पहले से भी ज्यादा आकर्षक और सुंदर हो गई है। उसने कुछ देर सोचा और बोली, हमने अपनी शादी को कुछ समय देने का फैसला किया है ताकि हम देख सके कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं। तो चलिए इसी समय का उपयोग करते हैं। हम 6 महीने का समय तय करते हैं। अगर कोई प्रगति नहीं होती है तो हम सबको अपनी शादी की घोषणा कर देंगे। आपका क्या विचार है? उसने कुछ देर सोचा और अनिच्छा से कहा, ठीक है। जब उसने उसकी बात सुनी तो वह सोचने लगा कि उन्होंने अपनी शादी का भोज क्यों नहीं आयोजित किया। उन्होंने सिविल ब्यूरो में शादी की थी और उन्होंने अपनी पत्नी का सबसे परिचय कराने के लिए कोई भोज भी नहीं दिया, क्योंकि शादी के एक हफ्ते बाद ही उसके दादाजी का निधन हो गया था और उस समय वे भी अपनी शादी की घोषणा नहीं करना चाहते थे। इसलिए दफ्तर के कुछ लोगों को छोड़कर किसी को भी उनकी शादी के बारे में पता नहीं था। इसलिए इस खबर को नियंत्रित करना कोई समस्या नहीं है। गोपनीय अनुबंधों के कारण उनके कर्मचारी बाहर कुछ भी नहीं बोल सकते। शी परिवार और उनके परिवार के अलावा उनके बारे में किसी को नहीं पता, और बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते कि वह शादीशुदा हैं। और शी परिवार इस खबर का खुलासा नहीं करेगा क्योंकि इससे जनता में मिंग परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उनके स्टाफ को ही उनकी शादी के बारे में पता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए वह अभी भी एक संभावित कुंवारे हैं। उसने मिंग की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं हमारी शादी की खबर किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो मुझे बताना। ठीक है, उसने सिर हिलाया। हालांकि वह सब कुछ खुद संभाल सकती है, लेकिन किसी का साथ होना बुरा नहीं है। इस तरह का भरोसा उसे अपने पिछले जीवन में कभी नहीं मिला। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।